कक्षा 10 के लिए लेके आ रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम आपको पढ़ाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु क्या है, धातु और अधातु क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, और क्या धातु और अधातु अन्य चीज़ों से रिएक्ट करती हैं। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं व्यवहारिक तौर पर धातु किसे कहते हैं और रासायनिक तौर पर धातु किसे कहते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे उनके परिभाषा के आधार पे या डिफिनेशन के आधार पे। दोस्तों देखिए, हम चलते हैं यहाँ पे धातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर धातु के बारे में। तो जैसा कि व्यवहार के तौर पे हम जानते हैं कि बताया जाता है कि वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा विद्युत का चालन किया जाता है या चालन होता है या प्रवाहित होता है, उसे हम धातु कहते हैं। अर्थात अगर देखा जाए व्यवहार के तौर पे, जैसे हम किसी क्षण को लेकर के और उसको धूप में रख देते हैं या आग के पास रख देते हैं, तो उसमें एक छोर से दूसरी छोर की ओर ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है, जिसे धातु कहा जा सकता है। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि व्यवहार के तौर पे क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि वे पदार्थ या ऐसे तत्व जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत का चालन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब दोस्तों अब हम इसको रासायनिक यानी विज्ञान की भाषा में हम धातु को क्या कहेंगे या धातु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो बताया जाता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। तो जैसा इसकी डिफिनेशन दिया गया है कि वे तत्व या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण के बारे में, किसके बारे में, त्याग और ग्रहण के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का त्याग और ग्रहण किया जाता है। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में एक समझा देते हैं आपको। तो क्या है वो, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे सोडियम है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और देखा जाए तो इनके कोषों में इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 और 8 और 1 होता है। तो सबसे बाहरी कोष जो होते हैं, सबसे बाहरी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप, यानी त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप जो उत्पन्न आयन होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम धातु और अधातु कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होगा वो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों बताया जाता है ये त्याग और ग्रहण के बारे में। तो त्याग के बारे में यहाँ बात कर रहा है, तो हम त्याग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे सोडियम, कॉपर, फेरस, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना इत्यादि। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सोडियम, कॉपर, फेरस, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, ये क्या है, मेटल है। इससे अधिक भी मेटल है। तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों के त्याग कर धन आयन बनाते हैं। तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पे सोडियम है, सोडियम जो होता है उसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। जब त्याग करता है तब जाकर के सोडियम पर क्या बनता है, एक धन आयन बनता है। ठीक उसी प्रकार जो कॉपर होता है दोस्तों, वो कॉपर क्या करता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तब जाकर के ये कॉपर पर 2 धन आयन बनते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर कहा जाए यहाँ पे एल्यूमिनियम या फेरस की बात की जाए, तो एल्यूमिनियम और फेरस जो होते हैं, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आयन होते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं। तो ठीक दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को या क्या करते हैं, त्याग करते हैं, तब जाकर के एल्यूमिनियम पर क्या बनते हैं, 3 धन आयन। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम पर धन आयन बन रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पे कॉपर पर
2 धन आयन बन रहा है। ठीक उसी प्रकार एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो एल्यूमिनियम पर कितने आयन बन रहे हैं? 3 धन आयन बन रहे हैं। अर्थात ये सभी क्या है? मेटल हैं। अर्थात मेटल की पहचान बताया जा सकता है अब कि रासायनिक व्यवहार में या रासायनिक भाषा में कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे धातु। क्या कहते हैं? धातु। अब दोस्तों हम जानते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या मेटल्स। धातुओं के भौतिक गुण। अब जैसे हम जानते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। अर्थात भौतिक गुण में हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे धातुओं का रंग क्या होता है, या कह सकते हैं धातुओं में और क्या विशेषताएं होती हैं इनके बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर धातुएं प्रायः क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। क्या होती हैं? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में धातुएं जो होती हैं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी धातुएं होती हैं जो कि अपवाद के रूप में वो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अगर कहा जाए तो वो धातुएं क्या है यहाँ पे? मरकरी। क्या दोस्तों? मरकरी। ये क्या होता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि एक और धातु है गैलियम। जो गैलियम होता है दोस्तों, वो गैलियम क्या होता है? अगर कहा जाए तो जो गैलियम की बात की जाती है तो गैलियम जो ऐसा धातु है जिसको हाथ पे रखने के बाद या कमरे के ताप में वो द्रव अवस्था में आ जाता है, अर्थात लिक्विड के रूप में चला जाता है। तो ठीक दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा क्या है? धातुओं में चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। अर्थात धातुओं में स्वतः उनका क्या होता है? चमक होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि धातुएं अगर देखा जाए एक तरह से तो चमक के लिए, जैसे हम जानते हैं कि दर्पण में आपके मरकरी और पारे का इस्तेमाल कर मरकरी का किया जाता है और चांदी का किया जाता है कलई के रूप में, वो परावर्तित करने के लिए प्रतिबिंब। तो जैसा उसके चमक से ही चमक के कारण ही उनका उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि धातुओं को काटने पर भी चमक उत्पन्न होता है। धातुओं को अगर काटा जाए तो कटे हुए भाग जो होते हैं वो भी चमक उत्पन्न करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्या होता है? यहाँ पे धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो धातुएं होती हैं उनको ठोकने पीटने पर वे आवाज या साउंड बनाते हैं या साउंड करते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे हम किसी धातु को पटकते हैं या किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वह उनमें से छूटे हुए उन धातुओं द्वारा उत्पन्न किया गई आवाज जो होती है वो धातुओं की आवाज होती है। तो दोस्तों हमने बताया कि धातुएं जो होती हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब अगला है दोस्तों, जो धातुएं होती हैं साधारण विलयन में विलायक नहीं होते, अर्थात धातुएं विलयन में साधारण विलयन में घुलती नहीं है। घुलती नहीं है, अर्थात जो धातुएं होती हैं किसी साधारण विलयन में घुलती नहीं है। अर्थात जैसे कि अगर हम जान लें कि पानी में अगर किसी धातु को डाल दिया जाए, अगर ऐसा होता तो सिक्के को पानी में डाल देते तो वो सिक्का क्या हो जाता? गायब हो जाता। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे कह रहे हैं कि धातुएं जो होती हैं किसी साधारण विलयन में घुलती नहीं है। अगले ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पे 2-3 चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे वो क्या है? भंगुरता, आघात, वर्धनीयता, तन्यता। ये इसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पे क्या होते हैं। भंगुरता क्या है? आघात, वर्धनीयता क्या है? तन्यता क्या है? तो जिससे भंगुरता उसे कहते हैं कि अगर ठोकने पीटने पर अगर टूट जाते हैं तो वो क्या होते हैं? भंगुर धातुएं होते हैं या भंगुर पदार्थ होते हैं। अर्थात ठोकने पीटने पर उनमें वो टूट जाते हैं तो उसे भंगुरता कहते हैं। आघात वर्धनीयता या घात वर्धनीयता, इसके आघात या घात, घात का मतलब होता है चोट करना,
तो आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। अब जैसे इसमें दोस्तों बताया गया तन्यता क्या होता है, यानी धातुओं को या किसी भी पदार्थ को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित जब किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता। क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों? तन्यता। तो प्रायः जो धातुएं होती हैं, धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात कहा जाए यहाँ पे तो प्रायः जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ऐसे धातुएं होती हैं उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे कैल्शियम, आप जानते होंगे कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है उसको ठोकने पर क्या होता है? वो टूट जाता है या ठोकने पर वो टूटने लगता है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आघात वर्धनीयता के बारे में बताया गया, आघात वर्धनीयता के बारे में तो हमने आपको पहले ही समझा दिया है। धातुओं में जो धातुएं होती हैं वो उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अर्थात जैसे अगर कहा जाए यहाँ पे तो सोना और चांदी यानी Ag और Au, इनमें दोस्तों इसको पीट करके 0.001 मीटर पतली चादर बनाई जा सकती है। अर्थात एक ये जो सोना और चांदी होता है ये लगभग 1 ग्राम को पीट कर या चादरों के रूप में परिवर्तित करके 0.001 यानी मिलीमीटर चादरों के रूप में ये परिवर्तित किया जा सकता है। अब दोस्तों जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे तन्यता, तन्यता क्या है? तन्यता के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसी क्रिया जिसमें किसी धातु को या किसी पदार्थ को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि सोना और चांदी, ये जो सोना होता है, सोना और चांदी जो होता है या सोने को खींच कर तार के रूप में खींच करके ये 0.008 या मिलीमीटर व्यास के तार बनाए जा सकते हैं। बताया गया यहाँ पे कि 0.008 मिलीमीटर ये इतने व्यास के तार को क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। अब दोस्तों जैसे इसमें हम और जानते हैं इनके बारे में, अगर जानने के बारे में देखा जाए तो जैसे धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती है, ये सब जानते हैं। तो जब धातुएं ठोस होंगी तो उसका गलनांक और कथनांक क्या होगा? उच्च होगा। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर बात आती है यहाँ पे किसकी? गलनांक की या कथनांक की? गलनांक या गलनांक व कथनांक गलनांक व कथनांक। अगर कहा जाए गलनांक व कथनांक के बारे में तो हम जानते हैं जैसे यहाँ पे फेरस है, यहाँ पे आपका फेरस है, ये कॉपर है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सीजियम भी है, सीजियम। जैसे हम जानते हैं इसका गलनांक जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों अगर ठीक उसी तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक उसी प्रकार हम सबसे कम धातुओं का गलनांक देखते हैं, वो धातु दोस्तों कितना है यहाँ पे? ये जैसे आप जैसे सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है यहाँ पे? 28 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने बताया धातुओं का प्रायः क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। उच्च जैसे आप फेरस का देख रहे हैं, कॉपर का देख रहे हैं, और सबसे कम किसका है यहाँ पे? सीजियम का है। तो इनका उच्च होना स्वभाव होता है, लेकिन ये किसी अपवादवश या अपने विशेष रासायनिक या विशेष संरचना के कारण इनका गलनांक क्या होता है? कम भी होता है। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि धातुओं में घनत्व भी होता है, अर्थात जो धातुएं होती हैं धातुओं में प्राय घनत्व भी होता है। तो जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे घनत्व की बात आती है तो घनत्व की बात अगर कही जाए तो सबसे ज्यादा घनत्व आप जानते हैं धातुओं में ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम, OS। ये धातुएं जो होती हैं ये सर्वाधिक धातुओं में घनत्व स्थान प्राप्त करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कि घनत्व के बारे में, ये आप जानते हैं कि ये सोना हुआ, ये चांदी हुआ। तो जो सोना का घनत्व होता है 19.5 और जो चांदी का होता है 10.7। ये क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये भी उसी तरीके से होगा। तो दोस्तों जैसे हमने अभी बताया आपको कि धातुओं में घनत्व होता है, वो धातुओं में घनत्व में हमने आपको बताया सर्वाधिक घनत्व किसमें होता है? ओस्मियम में होता है। और जैसे इसमें बताया गया, हम कुछ घनत्व के बारे में बता रहे हैं धातुओं के, सोना और हो गया, ये क्या हो गया? चांदी हो गया। ये इनमें क्या होता है? ये घनत्व होता। देखते हैं यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे धातुओं में विद्युत का चलन होता है, धातुओं में विद्युत का चालन होता है। अर्थात जो धातुएं होती हैं धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है एक छोर से दूसरे छोर, या कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं विद्युत के सुचालक होती हैं।
धातुएं जो होती हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे धातुओं के चालन क्रम यानी धातुओं के विद्युत धारा का चालन क्रम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चांदी हुआ सबसे ज़्यादा चांदी में, फिर सोना में, फिर कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम में, तब फेरस में। फेरस जो होता है धातुओं का उसमें सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है चालन किसमें, चांदी में। लेकिन सामान्यतः हम अपने घरों में तार क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो दोस्तों